ठीक है, शुरू करें भाई। फेडरलिज्म सेकंड चैप्टर है सिविक्स की बुक का। पहले चैप्टर की वीडियो हमने पहले डाल दी थी, अब लाइव पढ़ने की कोशिश है, बस लाइव करवाएंगे सारी चीजें। ठीक है, यहां पे देखो क्वेश्चन है, डिफाइन फेडरलिज्म एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिटरी सिस्टम। संघवाद क्या होता है और ये यूनिटरी सिस्टम से कैसे अलग है, फेडरलिज्म क्या है और ये यूनिटरी सिस्टम से कैसे अलग है। देखो हमने एक चैप्टर पढ़ा, इस पे देखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां बता देता हूं। पिछला चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग का, ध्यान है सबको भाई, पावर शेयरिंग। और इसमें पावर शेयरिंग की एक फॉर्म थी वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब है पावर का इस प्रकार से बंटवारा। ठीक है, पावर का ऐसे बंटवारा, सबसे ऊपर मान लिया सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, और इन दोनों की अलग अलग पावर है। सेंटर की अलग पावर है, स्टेट की अलग पावर है। कुछ जो सेंटर को पावर दी गई है ना, उसमें सिर्फ सेंटर की ही चलेगी, सेंटर ही कानून बनाएगा। और जो पावर स्टेट को दी गई है उसमें केवल स्टेट की चलेगी, या स्टेट ही कानून बना सकता है। देखो अगर यहां पे लिख रखा है, इसको है ना तुम थोड़ा जूम करके लिख भी सकते हो। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब होता है जो संविधान ने जो यूनिट बना रखी है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, यूजुअली ए फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट। एक केंद्र सरकार है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, और सारी की सारी पावर दोनों में अलग अलग डिवाइडेड है। कुछ पावर ऐसी होंगी, जैसे देखो एक देश है, अपने ही देश का एग्जांपल लें, इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। अच्छा नमस्ते भाई, नमस्ते। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अब एक बार बताओ, स्क्रीन मेरे हिसाब से तो आ गई होगी भाई। देखो एक बार बताओ, स्क्रीन विजिबल है? अगर ये वैसे तो मैं विजिबल होऊंगा ना, अगर मान लिया यहां पे ये जो क्या लिख रखा है ये समस्या है, तो ये अलग समस्या है, इसको मैं अभी सोल्व कर देता हूं। देखो ये है, पहले इसी को देख लो, ये अब दिख रही है यहां पे। ये है, नॉर्मली तुम्हारे नोट्स में सारी चीजें हैं, बट ये लिख रखा है, मैं पढ़ के भी बताऊंगा। एक दो ये थोड़ा सा, अब इसको बड़ा करके चेक कर लो, हो जाएगा ये। अब विजिबल है, एक बार बताओ। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखो पहले एक बार समझ लो, भारत है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसके पास वो पावर होंगी जो पूरे देश पे काम करेगी। जैसे अपना डिफेंस है भाई, दूसरे देश के साथ लड़ाई करनी है तो स्टेट नहीं लड़ता भाई, पूरा देश लड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ेगी। डिफेंस के रिलेटेड कानून है, समझे। जैसे भाई फॉरेन अफेयर्स है, किसी दूसरे देश के साथ कोई रिलेशन रखना है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। जैसे करेंसी है, करेंसी से और अच्छे से समझोगे, जो मुद्रा है क्या वो हर स्टेट की अलग अलग है? नहीं है, मुद्रा क्या है, पूरे देश की एक है। तो कुछ कानून जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, उनको बनाने की शक्ति होगी सेंट्रल गवर्नमेंट में।
और जो कानून स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे चाहिए हैं, डे टू डे जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, पुलिस है। पुलिस देखो, हरियाणा पुलिस अलग नहीं है, पंजाब पुलिस अलग है, दिल्ली पुलिस अलग है, या पूरे देश की है एक पुलिस? नहीं। आर्मी क्या है? हरियाणा की कोई आर्मी है? नहीं है। आर्मी है सेंटर की, जिसको पूरे देश की आर्मी मानी जाएगी। एजुकेशन सिस्टम में देखो, कोई बोर्ड सीबीएसई है, कोई हरियाणा बोर्ड है, कोई यूपी बोर्ड है। एजुकेशन में भी स्टेट का, अब स्टेट के पास पावर है अपने तरीके से उसमें कुछ चेंज करने की। ठीक है, तो जिन कानूनों का प्रभाव पूरे देश पे पड़ेगा वो पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जिन कानूनों का प्रभाव स्टेट के लोगों पर पड़ेगा, आम आदमी की डेली की लाइफ पे पड़ेगा, वो होगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। यही लिख रखा है। यूजुअली फेडरेशन के 2 लेवल होंगे। अब है, वन इज द गवर्नमेंट ऑफ द इंटायर कंट्री। एक वो गवर्नमेंट है जो पूरे देश की गवर्नमेंट मानी जाएगी, इंटायर कंट्री की। दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जो कानून बनाएगी उन सब्जेक्ट पे जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं, जो पूरे देश के इंटरेस्ट के हैं। और जो अदर गवर्नमेंट है, द अदर आर गवर्नमेंट्स ऑफ द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट that look after much of the day to day administrating of the state, जिसमें डे टू डे एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, पुलिस है, भाई ट्रांसपोर्ट है, बसेज हैं। आप देखोगे रेलवे है पूरे देश की, कभी सुना हरियाणा रेलवे? नहीं। और जो बसेज है हरियाणा रोडवेज जरूर सुना होगा। तो ये जो चीजें हैं जो आदमी को डेली टू डेली रूटीन में उसको इफेक्ट करती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट में है। मेन चीज क्या है? फेडरलिज्म एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी। जितने भी स्टेट हैं उनकी अलग अलग पावर डिफाइन होगी, और उनको जो पावर दी गई है, जो उनको क्षेत्र दिया गया है, उसमें कानून बनाने का अधिकार केवल उसको है। जो सेंटर को सब्जेक्ट दे दिए गए उन सब्जेक्ट पे सेंटर कानून बनाएगा, जो स्टेट को दे दिए गए उन पे स्टेट कानून बनाएगा। ठीक है, और है, और both these level of government enjoy their power independent of the other। और ये अपने जो पावर है उनका प्रयोग करते हैं जिसपे दूसरों उसका एक दूसरे का प्रभाव नहीं होता। और एक मेन चीज ये भी है भाई, दोनों ही लेवल एक आम आदमी पे शासन करने वाले हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन भी हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट के अधीन हैं, बट कुछ सब्जेक्ट हमारे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ सब्जेक्ट हमारे वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास। त्यागी जी गुड इवनिंग, कैसे हो? स्क्रीन भी विजिबल है, चलो अच्छी बात है। तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन पता गया, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, और ये क्लियर डिवीजन है। अब अगर हम बात करें यहां पे यूनिटरी सिस्टम की, यूनिटरी सिस्टम यहां देखें, बस यूनिटरी सिस्टम है जहां पे एक सबसे ज्यादा पावरफुल है, सेंटर सबसे ज्यादा पावरफुल है, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है भाई। ये देखो, वो वहां पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे फेडरल में, ये दिख रहे हैं, यहां से देख लो थोड़ा सा, और यहां पे है 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है कई बार। वहां पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे, इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट एक रहेगी बस। दूसरा क्या है? पॉलिटिकल पावर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। जितनी की जितनी पावर है वो सारी सेंट्रल या नेशनल गवर्नमेंट, जो एक गवर्नमेंट उसी में होंगी। इसमें क्या? कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एंड अनकोडिंग। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? देखो, जब मेरे पास सारी पावर है एक आदमी के पास, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना मेरे लिए आसान होगा क्योंकि मैं ही पावरफुल हूं। यहां पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर। अगर अलग अलग आदमी के पास पावर है, इसके पास ये पावर है, इसके पास ये पावर है, और इन दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग दिखा रखी, भाई तेरी ये पावर है, तुम्हारी ये पावर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो ये बदलाव कर सकता अकेला, ना ये बदलाव कर सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलना है तो दोनों की सहमति से बदलाव होगा।
तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव मुश्किल हो जाएगा। अगर सारी पावर एक जगह है जैसे यूनिटरी सिस्टम में है तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना आसान होगा। इसलिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बोला जाता है, यहां फ्लेक्सिबल। यहां पे वन सेट ऑफ लॉ, अगर एक पावर है सॉरी, अगर एक पावर है तो हर जगह वो एक जैसे कानून बनाएगी पूरे देश में ये। और अगर यहां पे अलग अलग पावर है तो हर स्टेट के लिए अलग कानून हो सकता है भाई। जो स्टेट है, जैसे कृषि है स्टेट का विषय, तो हरियाणा एग्रीकल्चर के लिए कुछ है अलग पॉलिसी बना सकता है। अब पंजाब में भी एग्रीकल्चर उस स्टेट का विषय है तो पंजाब अपनी खेती के लिए अलग सब वो कानून बना सकता है, यूपी अलग बना सकता है, बिहार अलग बना सकता है। अगर एक अथॉरिटी होगी तो पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनेंगे। अब एक और भी ध्यान रखें, नॉर्मली जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है ना, ये छोटे देश में होगी भाई, ठीक है। जो छोटे देश होंगे, स्मॉल कंट्रीज में यूनिटरी गवर्नमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, और जो बड़े देश हैं, बिग कंट्री हैं, वहां पे फेडरल गवर्नमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। पता चल गया भाई, फेडरलिज्म का मतलब है एक से ज्यादा टायर ऑफ गवर्नमेंट, कम से कम दो, आगे कितने भी हो सकते हैं, जैसे भारत में है 3, पर 2 तो होने ही होने चाहिए। 2 जगह पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है। एक जो पार्टी है उसकी अलग पावर डिफाइंड है, जो दूसरी है उसकी अलग पावर डिफाइंड है, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम में क्या है, सेंटर का जो पावर का जो सेंटर है वो एक, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होगा, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी और पूरे देश में एक जैसा कानून होगा। ये जब समाल छोटा देश होता है ना, उसमें राज्य बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि छोटा देश है। और जब बड़ा देश होगा जैसे भारत है तो इस पे एक शक्ति राज करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग स्टेट बना दिए और उन स्टेट्स को पावर दे दी, ठीक है। आगे देखो, ये था भाई पहला क्वेश्चन, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। डिफाइन फेडरलिज्म एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिटरी सिस्टम। नेक्स्ट पे चले। अगर कोई डाउट है इस पहले में से प्लीज कमेंट करके बताओ। और एक काम और भाई, देखो कमेंट तो कई आ गई, इस पे को लाइक कर दो सारे के सारे वीडियो को। गुड इवनिंग कृतिका शर्मा, अच्छा तुम भी हो, इसको वीडियो को भी लाइक कर दो, ठीक है। साथ साथ में पूरी देखनी है, कोई भी भाग गया तो ठीक बात नहीं है, मैं चेक कर रहा हूं सबको। सेकंड क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। फेडरलिज्म के क्या फीचर्स हैं भाई, कैसे मानेंगे ये देश फेडरल है कि नहीं है, और क्या है ऐसा जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है, ये है क्वेश्चन। व्हाट आर द की फीचर्स। देखो अगर हम की फीचर्स की बात करें, बुक में देखो 7 की फीचर दे रखे हैं, ठीक है। अब यहां पे छोड़ दो, मैं यहां लिख रहा हूं मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। एक से ज्यादा लेवल होगा गवर्नेंस का, मिनिमम 2 होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो भाई मिनिमम 2 लेवल ऑफ गवर्नेंस होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट लिख लो इसको, ठीक है। दूसरा क्लियर डिवीजन ऑफ पावर, दोनों में क्लियर डिवीजन ऑफ पावर मिलेगा भाई उन दोनों ही लेवल्स में, ठीक है। तीसरा पावर इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पावर है सारी की सारी संविधान द्वारा दी गई होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दे रखी होंगी। भाई दिख रहा है ये यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। पावर इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर होगा।
फिर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होगी, जुडिशियरी, जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों होगी? क्योंकि न्यायपालिका कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का अधिकार रखती है। अगर कोई भी कानून, मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बना दिया जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कम करने वाला है, तो न्यायपालिका जुडिशरी उसको चेक करेगी और बोलेगी कि भाई ये बेवजह तुम स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कम कर रहे हो, और उस कानून को इलीगल करार दे देगी, उसको बता देगी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और ये कानून बनाया नहीं जा सकता। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी भाई, ठीक है। और जुडिशरी के पास पावर होगी, जुडिशरी हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? ये दो फेडरलिज्म के सारे लेवल, हाँ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा पक्का, ये भी लिखा मिलेगा सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे ऊपर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा, पावर का डिवीजन होगा, ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी, भाई स्टेट की अब अलग पॉलिसी होगी, सेंटर की अलग पॉलिसी होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। ये होना ना होना अलग चीज है, बाकी ये लिख सकते हो बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगी, द्विसदनीय विधानसभा या संसद, जिसमें भाई एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, ठीक है ये। अब इसके बाद देखो, दोनों की अलग अलग पावर है, दोनों सेम लोगों पर शासन करती हैं, क्योंकि देश में ही है दोनों। हम किसके अंडर में आते हैं? हम सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अंडर में हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट के भी अंडर में हैं, तो दोनों ही ये जो लेवल है सेम लोगों पर शासन करते हैं, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है, अगर हम एम की बात करें, वो इसके फीचर्स में भी लिख सकते हो कि स्टैब्लिश यूनिटी प्लस, दो उद्देश्य है भाई, प्रोटेक्ट द यूनिटी या स्टैब्लिश यूनिटी, एकता की स्थापना करना, प्लस तथा अकोमोडेट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी विविधता को समावेश भी कर सके। इसका क्या मतलब है? देखो सेंटर को पावर है, उसके ऊपर पूरे देश के निर्णय है। जैसे भाई अब देखो देश टूटता कैसे है? जब एक देश में से दूसरा देश टूट जाए, जैसे भारत टूट के पाकिस्तान बना था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है? दूसरे देशों से रिलेशन कैसे रखने हैं, ठीक है भाई, अपने देश की बाउंड्री की सुरक्षा कैसे करनी है, जैसे आर्मी। भाई सारा का सारा इंटरनेट, हरियाणा का अलग इंटरनेट नहीं है, यूपी का अलग इंटरनेट है, इंटरनेट है जो वो पूरे देश का। भाई रेलवे है, न्यूक्लियर हथियार है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं, जितने भी हथियार हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे रखी है कि भाई देश की यूनिटी बनाए रखनी है। क्लियर हो गया? यूनिटी की बात होगी। दूसरा अकोमोडेट डाइवर्सिटी, अब पूरे देश में हर अलग धर्म के भी लोग हैं, अलग कल्चर के लोग हैं, अलग भाषाओं के भी लोग हैं। अब उनको सम्मान कैसे मिलेगा कि भाई अब तुम मराठी भाषी हो तो तुम्हारे लिए महाराष्ट्र बना दिया, तुम हिंदी भाषी हो हरियाणा बना दिया, पंजाबी भाषी हो पंजाब बना दिया, यूनिटी भी बना दी, और जो उनके कल्चर भाषा है उनको सम्मान देके उनको भी पावर दे दी। तो फेडरलिज्म में इन दोनों ही कामों को पूरा करने की कोशिश करी जाती है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, बाकी ये मैरिज एनिवर्सरी नहीं होता, वेडिंग एनिवर्सरी है, और इतना पब्लिक कर दी। चलो खैर थैंक यू भाई, और थैंक यू इसके लिए, और तो क्या बोलूं, ठीक है। ये है इसके की फीचर। अब व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, इंडिया को एक फेडरल कंट्री कैसे बन रहा है, सोच के देखो तुम। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, बताओ। अब ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना,
क्या ये इंडिया में है कि नहीं है, ये बताओ। क्या कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में? बिल्कुल है। क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? लिखित संविधान है भाई। ये सारी, ये देख लो, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर भारत भी फेडरल होगा कि नहीं होगा? बताओ। देखो, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये बताना, अगर ये करेक्टरिस्टिक्स हम इंडिया में भी देख लें तो इसका मतलब भाई इंडिया भी फेडरल है, यही तो बताना है। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री? कौन सी चीजें हैं जो भारत को भी एक फेडरल देश बनाती हैं? क्या भारत में मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? एक क्या, दो क्या, तीन है भारत में। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, साथ में लोकल जो पंचायत बोलते हैं उसको भी देखेंगे। क्या क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है? बिल्कुल है भाई। सेंटर की अलग पावर है, स्टेट की अलग पावर है, अपने देश में है। क्या ये जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है? बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है। अगर हमें देखो सुनो, जो भारत में सेंटर और स्टेट की जो रिलेशन है ना, जो इनका डिवीजन ऑफ पावर है, सेंटर के पास इतनी पावर नहीं दे रखी कि वो स्टेट की पावर को कम कर दे। सेंटर अकेली जो संसद है वो बैठ के स्टेट की पावर को कम नहीं कर सकती। अगर हमें स्टेट की पावर को कम करना है या सेंटर की पावर को बढ़ाना है तो ये फेडरल इश्यू होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या करना पड़ेगा? पहले तो संसद में पास होगी बात, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पास करनी पड़ेगी संसद में 2/3 बहुमत से। 100 है तो 2/3, 66-67 आदमी चाहिएंगे। फिर उसके बाद आधे से ज्यादा जो स्टेट हैं, जैसे जितने स्टेट हैं भाई, उसके आधे से ज्यादा स्टेट उस पर एग्री होंगे, तब वो हो सकता है। इतना मुश्किल है किसी स्टेट से उसकी पावर को छीनना, और ये इतना आसान नहीं है। इसलिए भी क्लियर डिवीजन है, और पावर जो दे रखी है वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं दे रखी, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है। ठीक है। क्या ये हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? बिल्कुल है भाई, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल जुडिशरी। आप देखो, कोई भी डिसीजन सुनना कभी भी, ठीक है, आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं उस पे कोई भी ये नहीं बोल सकता भी ये डिसीजन गलत है। उसका डिसीजन सर्वमान्य होगा हमेशा, इंडिपेंडेंट है। इस जुडिशरी की पावर को ना तो स्टेट गवर्नमेंट कम कर सकती, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कम कर सकती। तो ये इंडिपेंडेंट है। साथ में क्या अपने देश में यूनिटी की कोशिश नहीं है? हमने अपनी यूनिटी को स्टेब्लिश कर रखा, आगे नहीं कर रखा। और हमारे यहाँ भी हर डाइवर्सिटी को सम्मान दिया गया है। देखो कैसे डाइवर्सिटी को सम्मान दे रखा है। हमारे यहाँ लगभग 1300 भाषाएं हैं, और सारी की सारी भाषाएं, आप अपनी अपनी जो लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज बराबर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 22 लैंग्वेज शेड्यूल्ड हैं, जिनको शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। हमने कोई भी एक राष्ट्रीय भाषा नहीं बना रखी कि भाई ये हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, नहीं बना रखी। क्योंकि अकोमोडेट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने का मतलब होता है सबको सम्मान देना। डाइवर्सिटी का मतलब है सब अलग अलग हैं। हमने कोई अपने देश का एक धर्म नहीं है हमारा, हम सेक्युलर है ना। सेक्युलर का क्या मतलब होता है कि भाई ऑल सॉरी, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। ठीक है। एंड नेशन हैज नो नेशनल रिलीजन। तो हमने ये काम भी कर रखा है। एक और इसका फीचर होता है कि दोनों ही लेवल पे डिफरेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है सोर्स ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू के अलग अलग सोर्स हैं दोनों ही लेवल पे। इसका क्या मतलब है? सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लेती है अलग चीजों पे, स्टेट गवर्नमेंट अलग चीजों पे टैक्स लेती है। अगर स्टेट सेंटर पे डिपेंड हो पैसे के लिए तो इसका क्या मतलब होगा? देखो फिर से कई बार मैंने बताया है, महिला है जो एक वुमेन है, वो मैन से कमजोर क्यों है? क्योंकि
उसको पैसे के लिए मैन पे डिपेंड रहना पड़ता है। जिन घरों में महिलाएं भी कमाने वाली है ना, तो वहां महिलाओं की पोजीशन है अच्छी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को पता था हमें अगर रिवेन्यू के सोर्स, अगर दो जगह पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रिवेन्यू के सोर्सों को भी दो जगह डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू के सोर्स हैं वो अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रिवेन्यू के सिस्टम है वो अलग है। ठीक है, क्या भारत में भी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए हम भारत को एक फेडरल कंट्री मानते हैं। समझे इस बात को? अब देखो एक और चीज देखो, क्या अलग अलग सब्जेक्ट हैं भाई। अब देखो इसको थोड़ा मैं क्लियर करना चाहूंगा। जो लिख रखा है ना अलग अलग पावर भारत में कैसा, थोड़ा सा और देख लो जो बुक में लिख रखा है 1 2 3। एक है भाई यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। मैं ये बता रहा हूं कि पावर भी अलग अलग है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, जैसे डिफेंस है भाई, डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, फॉरेन अफेयर है, दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं ये है। ये क्या है? सारे के सारे कम्युनिकेशन है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात है, जो भी हम अपनी सुरक्षा के लिए जो हथियार बनाते हैं वो है। उनसे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हो यूनियन लिस्ट में है, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर है भाई, पुलिस है, एजुकेशन, एजुकेशन दोनों में भी है, एजुकेशन भी है। इन पे क्या है? स्टेट अब गवर्नमेंट कानून बनाती है। जब एग्रीकल्चर पे कानून बनाने की बात आएगी तो यूनियन लिस्ट उसका कुछ नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। पुलिस है, लिख दिया। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं भाई जिन पे दोनों आपसी सहमति से कानून बनाते हैं। ठीक है, ये भी कानून बनाएगा और ये भी कानून बनाएगा, और फिर जो सा ठीक होगा उसको अप्लाई कर लेंगे। क्लियर है भाई? कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जो इन तीनों लिस्ट में से नहीं है, उनको रेजिड्यूरी सब्जेक्ट बोलते हैं। एक नंबर में पूछा जा सकता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो तीनों ही लिस्ट में नहीं है, ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, उनको बोला जाता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। ठीक है, और कहां गया वो? ठीक है, तो भारत में ये जितने भी फेडरलिज्म के फीचर्स हैं वो सारे के सारे हैं। तो इसका मतलब भारत भी क्या है? एक फेडरल कंट्री है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट भी और ये इस पे जो क्वेश्चन बना है वो भी क्लियर है। नेक्स्ट पे चले। ये है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के प्रकार। अब तुम सोचोगे क्या फेडरलिज्म के प्रकार हैं? बिल्कुल है। कैसे हैं? दो प्रकार हैं, एक तो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ध्यान से समझ लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये दिख भी रहा होगा, पहले हम होल्डिंग टुगेदर को ही देख लो, चाहिए ये दोनों ही दिख जाएंगे, ये तो ठीक पिक्चर है ना। होल्डिंग टुगेदर देखो, होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या है? कुछ स्टेट्स हैं, जैसे ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, 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 अलग अलग है ये। इन्होंने क्या बात करी आपस में, भाई क्यों ना हम सारे इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होके क्या करें? एक देश बना दें। एक देश बना दिया, ठीक है।
अब ये देश बन गया, इससे क्या फायदा होगा? एक तो ये मजबूत हो गए, दूसरा आपस में ट्रेड कर सकते हैं, सारी सुविधाएं होगी, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये मैं कमिंग टुगेदर के लिए बता रहा हूं भाई, आई एम सॉरी, ये है कमिंग टुगेदर। जैसे यहां पे है, छोटे छोटे देश थे, अलग अलग स्टेट हैं, ये इन्होंने एक देश बना दिया और इसको नाम लिया जैसे अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस कमिंग टुगेदर फेडरेशन में अलग अलग स्टेट एक साथ आ रहे हैं एक यूनिट बनने के लिए। जैसे यूएसए में उस टाइम पे 13 स्टेट थे, आज लगभग 50 स्टेट है। ठीक है, तो सारे के सारे आए, इसमें अलग स्टेट मिलकर एक देश बना रहे हैं। स्टेट है, पहले देश नहीं है, स्टेट है अलग अलग, वे मिलके एक देश बना दिया। इसमें क्या होगी, सबको सेम पावर मिलेगी भाई। एक मान के चलो 13 पार्टनर हैं, तो बराबर की पावर होनी चाहिए, तो सबकी सेम पावर होगी। यहां पे क्या है, सेंटर की अलग पावर है और स्टेट की पावर जैसे अलग है, फेडरेशन में होता है, जैसे फेडरलिज्म में हमने देखा है। ये यहां पे स्टेट को ज्यादा पावर दी जाएगी हमेशा, क्योंकि स्टेटों ने मिलकर पूरा बनाया है ना, तो यहां पे सबको, सारे स्टेटों को एक जैसी पावर होगी और स्टेट ज्यादा मजबूत होगा सेंटर से। सेंटर के पास तो होगी उसकी डिफेंस की, उसके फॉरेन अफेयर्स की, भाई उसको आर्मी की, इस तरीके की शक्तियां। स्टेट के पास ज्यादा सब्जेक्ट होंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। इसके एग्जांपल देख लेना, जैसे यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम होल्डिंग टुगेदर की बात करें, यह है एक देश इतना बड़ा, यह है भारत। भारत ने क्या करा, इस पूरे देश पे एक जगह से शासन करना मुश्किल है। जैसे ये मान लिया दिल्ली है, यहां से पूरे देश पे शासन करना है मुश्किल, तो हमने क्या करा, सुविधा के लिए इस पूरे देश को स्टेट्स में डिवाइड कर दिया कि भाई एक यहां से शासन हो जाएगा, एक बिंदु यहां हो जाएगा शासन का, एक यहां, एक यहां, एक यहां, अलग अलग जो ज्योग्राफी के हिसाब से इसको अलग स्टेट बनाने का। एक भाषा के आदमी है तो एक अलग स्टेट बना दिया हमने अपनी सुविधा के लिए। पहले भारत था, यहाँ पे पहले देश नहीं था भाई, यहाँ थे स्टेट, यहाँ पे है देश, देश अपने में से स्टेट बना रहा है। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ताकतवर होगी, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ताकतवर होगी क्योंकि देश पहले ही था। यहाँ पे स्टेट ने मिलकर देश बनाया है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ताकतवर होगी कंपेरेटिवली। हाँ, पावर दोनों की अलग अलग है, बट कमिंग टुगेदर में स्टेट ज्यादा पावरफुल होगा, स्टेट ज्यादा पावरफुल होगा। स्टेट है जो वहां के राज्य हैं, मोर पावरफुल देन सेंटर। यहां पे क्या होगा, सेंटर ज्यादा पावरफुल होगा भाई, सेंटर मोर पावरफुल देन स्टेट। अब एक बात बताओ, भारत ने स्टेट बना दिए, कोई बिहार बना दिया भाई, यूपी बना दिया, गरीब है बिहार में, तो बिहार के लिए हम ज्यादा पैसे का इंतजाम कर नहीं देंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन दे सकते हैं, स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं। कुछ स्टेट हैं जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ऐसे स्टेट हैं, क्या उनके लिए हम अलग से प्रोविजन नहीं कर सकते? देखा भाई, उनका कल्चर यूनिक है, तो कुछ स्टेट के लिए ऐसे प्रोविजन कर दिए कि वे बाहर का व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता। कोई ज्यादा गरीब स्टेट है, ठीक है, तो उसको क्या करा, उसको हर बजट में हमने पैसे ज्यादा दे दिए। यहां पे स्टेट को एक सी पावर नहीं दी जा सकती भाई, सेम पावर नहीं है, नो इक्वल पावर टू स्टेट्स। वहां पे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा भाई स्टेट, क्योंकि सब ने मिलकर देश बनाया था, तो सब स्टेट बराबर है। यहां क्या है, नो इक्वल पावर टू स्टेट, यहां पर स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं है, क्योंकि कोई स्टेट अमीर है, कोई गरीब है, किसी का कल्चर अलग है, किसी की भाषा अलग है, तो जैसा स्टेट हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया उसको ऐसी ही पावर दे दी। कुछ ऐसी भी जगह जैसे दिल्ली है, जैसे चंडीगढ़ है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये स्टेट नहीं बनाए,
इनको केंद्र ने अपने ही पास रखा, केंद्र शासित प्रदेश, इनको और कम पावर दी। दिल्ली इतना बड़ा नहीं है भी उसको स्टेट बना दे, तो उसको यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया कि उस पर केंद्र का राज रहेगा। यहां पे अलग अलग हो सकती है पावर हर स्टेट की। और वॉल्यूम कम आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा सर, थैंक यू। अब देखो, चलो वॉल्यूम अब ठीक है, एक बार चेक करना, अगर अब भी दिक्कत है तो एक कमेंट करके बता दो। वॉल्यूम मेरे हिसाब से अब ठीक होगी। चलो यहां पे देखो, स्टेट एक जैसी पावर होगी, स्टेट ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि स्टेट्स ने मिलकर देश बनाया है। यहाँ पे देश या सेंटर ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि सेंटर ने अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटे छोटे स्टेट में खुद को बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल पावर भी नहीं होगी, यहाँ पे सेंटर ज्यादा पावरफुल होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल है भाई, जैसे इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है ना। बेल्जियम का आपने पहले चैप्टर में देखा भी था, डच थे, फ्रेंच थे, पहले बेल्जियम है पूरा, उसने फिर डच, फिर फ्रेंच, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, स्टेट गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग करने से क्या होगा, वहां पे अच्छा शासन होने लगा। जो श्रीलंका में हुआ वो बेल्जियम में नहीं हुआ। श्रीलंका में क्या करा, पावर शेयरिंग नहीं करी, सिंह लिबासी थे उनके पास पावर रखी। मान के चलो तुम जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, मान लिया एक आदमी के हाथ में सारी पावर है, हर टीचर को उससे पूछ के काम करना है, कलरक को उससे पूछ के काम करना है, चपड़ासी को भी उससे पूछ के काम करना है, ड्राइवर को भी उससे पूछ के काम करना। एक जगह पावर होने से समस्या है, हमेशा विवाद होंगे। अगर उसने अलग अलग डिपार्टमेंट कर दिए, फीस का डिपार्टमेंट ये है, टीचर्स का ये है, ड्राइवरों का ये है, पावर ऐसे डिवाइड कर दी तो काम आसानी से होगा। ठीक है, तो हमेशा जो पावर शेयरिंग होती है, जो डिवीजन ऑफ पावर है, अगर वो अच्छे ढंग से करी गई है तो उसका फायदा होता है हमेशा। थोड़ी सी खांसी, थोड़ी खांसी है भाई, बुरा मत मानियो, खांसी तो किसी का भी हो सकता है। अच्छा नितिन, जैस, इतनी लेट आए हो, क्या हो गया? कहाँ है जय श्री राम? भाई टाइम पे आया करो, और फिर भी इसको देख लियो पहले वाली को जो भी है, और लास्ट तक रहना है। ठीक है, कितने हो गए? 2 क्वेश्चंस के जवाब और बच गए, ये और इससे अगला, जरूर रहो भाई। ठीक है, ध्यान से सुनो, वो पता चल गया। कमिंग टूगेदर, होल्डिंग टूगेदर। अब है हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे करा जा रहा है इंडिया के अंदर, ये है। लो, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। भाई फेडरलिज्म एक्चुअल में कितना प्रैक्टिस करा जा रहा है भारत में, ये है भाई। ठीक ठाक है। एक तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया भाई, इंडिया को एक फेडरल देश बना दिया, सेंट्रल स्टेट की पावर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। प्रैक्टिकल में है या नहीं, कितना है, इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, फेडरल का मतलब देखो, ध्यान से सुनना, यूनिटी भी रखनी है, डाइवर्सिटी भी रखनी है, ठीक है, पावर भी डिवाइड करनी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट थोड़ा मुश्किल है, रिजिड है। ये सारी चीजें ध्यान रखो जो हमने पढ़ ली। पावर डिवाइड करनी है, यूनिटी रखनी है, डाइवर्सिटी भी रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसमें संशोधन थोड़ा मुश्किल है। अब लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब क्या है? भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण। 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश का निर्माण करा गया था भाषा के आधार पर, फिर उसके बाद हरियाणा पंजाब से अलग करा गया भाषा के आधार पर।
महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर, तेलुगु तमिल भाषा के आधार पर तमिलनाडु, तेलुगु भाषा के आधार पर वो आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो भाषा के आधार पर हमने स्टेट बनाए हैं, तो क्या ये डाइवर्सिटी को सम्मान देने के लिए तो बनाए हैं भाई। जितने भी स्टेट बनाए हैं हमने क्या करा, किसी को ये नहीं बोला कि भाई तुम्हारी भाषा को हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। जो भी भाषा इस आधार की थी, जो भी लैंग्वेज के अगर व्यक्ति इतने ज्यादा हैं कि भाई उसका स्टेट बनाया जा सकता है, तो हमने उसको स्टेट बनाया है। ठीक है, नॉर्मली यूनिटी के लिए क्या करा फिर, देश आज भी मजबूत है भाई। सेंटर के पास पता है क्या पावर है अपने देश में, लिंग्विस्टिक पॉलिसी की बात बता रहा हूं। अगर सेंटर चाहे तो किसी भी स्टेट की बाउंड्री बदल सकता है उससे बिना पूछे, किसी भी स्टेट का नाम बदल सकता है उससे बिना पूछे। सुबह पता चलेगा उसके चीफ मिनिस्टर को भी हमारे स्टेट का नाम बदल दिया। तो यूनिटी के लिए जब उसको ऐसा लगता है ना भाई यूनिटी के लिए, देश की मजबूती के लिए ये काम करना जरूरी है, तो सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है भारत में। हाँ, जब डाइवर्सिटी के लिए कुछ करना है तो लिंग्विस्टिक स्टेट बना रखे हैं बहुत सारे। आंध्र प्रदेश है भाई, हरियाणा है, इसके बाद महाराष्ट्र है, ये कई सारे स्टेट हैं जो ठीक है, तो अलग अलग स्टेट बना रखे हैं, इसमें डाइवर्सिटी भी दिख रही है हमारी और भाई यूनिटी भी दिख रही है। ठीक है, अब है एक लैंग्वेज पॉलिसी, भाषाई नीति या लैंग्वेज के संबंध में जो हमने पॉलिसी बना रखी है। देखो, क्या भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज है? हम डिमांड करते हैं कि भाई हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा बने, बट है नहीं कोई भी। क्योंकि अगर हम किसी को राष्ट्रीय भाषा बना देते हैं तो इसका क्या मतलब है, ये भाषा दूसरी भाषाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हमने डाइवर्सिटी को सम्मान दे रखा है, हमने सबको इक्वलिटी का दर्जा दे रखा है, तो हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज हम कोशिश करते हैं कि भाई हिंदी बन जाए, और गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा प्रमोट भी करती है, बट इसका मतलब प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि भाई दूसरी भाषाओं का हमने दूसरी भाषाओं को इग्नोर कर रखा है। आप कोई भी नोट देखो, उस पर देखोगे 22 भाषाओं में उसका नाम है, लगभग 1300 टोटल भाषाएं हैं, जिसमें से लगभग 200 इंपोर्टेंट है जिसका ठीक एरिया में बोली जाती है, और 22 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड है। इसका क्या मतलब, हमने सब भाषाओं को इक्वल दर्जा दे रखा है। लैंग्वेज पॉलिसी भी हमने ऐसी बनाई है कि भाई सारी की सारी भाषाओं को बराबर रोल दिया जाए, किसी एक भाषा को अलग से कोई प्रोटेक्शन या उसको नेशनल लैंग्वेज बनाकर दूसरी भाषाओं का सम्मान नहीं गिराया। तो ये भी तो फेडरलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। अब है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इसको देखो थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे भाई सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होता है। इसको हटा दूं यहां से। सेंटर स्टेट रिलेशन, जब आजाद हुई ना हम भारत, तो पूरे के पूरे देश पे और हर एक स्टेट में हर जगह पे किसका राज था? कांग्रेस का। सेंटर में भी भाई, स्टेट में भी, तो दोनों जगह थी कांग्रेस। कांग्रेस का राज था, तो कभी भी स्टेट ने ये नहीं बोला कि मेरी क्या पावर है। उस टाइम पर सीधी सी बात है भाई, सेंटर ज्यादा पावरफुल थी, सेंटर हद से ज्यादा पावरफुल थी। शुरुआती दौर में जब कांग्रेस का शासनकाल था, सेंटर गवर्नमेंट पे भी और हर स्टेट में। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे कांग्रेस सिस्टम का डिक्लाइन हुआ, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ, डिक्लाइन होता है और अपोजिशन पार्टी शुरू हुई, अपोजिशन पार्टियों की इमरजेंस हुई। तो मान लिया सेंटर में है कांग्रेस और स्टेट्स में है अलग कोई पार्टी। अब अलग पार्टी है तो इन स्टेट्स ने पावर की डिमांड शुरू करी कि भाई हमें पावर होनी चाहिए। जब दोनों जगह एक पार्टी की सरकार होगी ना, तो विवाद नहीं होता कभी भी।
विवाद जब होगा सेंटर में अलग है और स्टेट में अलग है, इसको लेकर विवाद हुए, फिर स्टेट ने और सेंटर के बीच के रिलेशन बदले, स्टेट ज्यादा पावरफुल हुए उस टाइम पे, सेंटर ने स्टेट को पावर देनी पड़ी और स्टेट की जो पावर थी उसके बीच में इंटरफेयर खत्म हुआ। हम यहाँ पे देखो फेडरल बनते आ रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द का जिक्र नहीं है कहीं भी कि भारत एक फेडरल कंट्री है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे देश की हमने देखी वो ऐसे कि वो फेडरलिज्म से मिलती जुलती है। अब सेंटर स्टेट के रिलेशन देख रहे हैं। शुरुआत में भाई सेंटर और स्टेट का कोई विवाद नहीं था, क्योंकि सेंटर पे भी और स्टेट में भी एक ही पार्टी की सरकार थी, कोई विवाद का इश्यू नहीं, ना तो स्टेट ने कोई डिमांड करी ना कुछ और दिक्कत हुई। फिर जैसे जैसे कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, सेंटर में अलग सरकार है, स्टेट में अलग सरकार है, विवाद होगा जब, तो इन्होंने बोला भाई हमारे पावर होनी चाहिए। स्टेट्स ने पावर की डिमांड करी, स्टेट्स ने सब्जेक्ट्स की डिमांड करी, अब सेंटर कम इंटरफेयर करने लगा। अब सेंटर को भी पता चल गया कि भाई स्टेट की भी पावर है, अब मुझे स्टेट की पावर में इंटरफेयर नहीं करना। और फिर आगे क्या हुआ सुनो, 1991 के बाद बहुत सारी रीजनल पार्टीज बनी, स्टेट में भी अलग गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट में, और साथ में सेंटर में भी किसी एक पार्टी की सरकार नहीं। जैसे कांग्रेस है तो उसके साथ भी कई सारी पार्टी जुड़कर सरकार बना रही है। 1991 के बाद का जो समय बोला जाता है इसको कोएलिशन गवर्नमेंट का दौर बोला जाता है, गठबंधन सरकारों का दौर। इसमें जो स्टेट की छोटी छोटी पार्टी थी ना, उनसे मिलकर केंद्र में सरकार बनी, ना तो किसी कांग्रेस की एकमात्र सरकार बनी, ना किसी बीजेपी की, ना किसी तीसरे पार्टी की, ना किसी चौथी पार्टी की। क्या हुआ, बहुत सारी पार्टियां मिलकर सेंटर में सरकार बना रही है। अब कौन पावरफुल होगा, स्टेट पावरफुल होंगे, क्योंकि ये पार्टी है ना जो इन स्टेटों की पार्टी है, ये मिलकर सेंटर में बैठी है, और जब ये सेंटर में बैठी तो अपने स्टेट को तो ज्यादा पावर देने की कोशिश करेंगी। यहां पे क्या है, ये है फेडरलिज्म का दौर, ये यहां पे सबसे मजबूत फेडरलिज्म आया है। फेडरलिज्म यहां भी था, कुछ प्रॉपर्टी थी, बट उसके बाद भी जो सेंटर इतना पावरफुल था, स्टेट और ना स्टेट को कोई विवाद था, क्योंकि स्टेट में भी एक सरकार, सेंटर में भी वही सरकार। यहां थोड़ा थोड़ा डिमांड्स के लिए कोशिश शुरू हुई, क्योंकि सेंटर में अलग सरकार है, स्टेट में अलग। यहां तो बिल्कुल लास्ट स्टेज आ गई, क्योंकि स्टेट में भी अलग पार्टियां की सरकार है और सेंटर में भी ये पार्टी जुड़कर सरकार बना रही है। कोई ऐसी पार्टी बची है नहीं जो सेंटर में पावरफुल हो, एकमात्र के लिए ऐसी पार्टी थी नहीं जो अपनी खुद की सरकार बना ले। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति होगी, इसको फेडरलिज्म, ये रियल फेडरलिज्म है। यहाँ पे भाई स्टेट भी पावरफुल है, सेंटर भी, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है। और 2014 के बाद क्या हो रहा है, मोदी सरकार के बाद फिर से ऐसी स्थिति आ रही है, सेंटर में भी बीजेपी और कई सारे स्टेट में, सब में नहीं कह रहा मैं, कई सारे स्टेट में भी आज फिर सेंटर पावरफुल है। तो फेडरलिज्म भारत में कैसा है, अगर कोई एक पार्टी ज्यादा पावरफुल होगी तो फेडरलिज्म के जो तत्व हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख नहीं रखा हम फेडरल कंट्री है, हमारे यहाँ उन जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर एक पार्टी ज्यादा पावरफुल है तो हम फेडरलिज्म जैसे नहीं लगते, और जब ऐसे कोएलिशन गवर्नमेंट का दौर आ जाता तो हम फेडरल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे, ये है हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो ऐसे इसने इंडिया में काम करा है। लास्ट क्वेश्चन पे चलें। कोएलिशन गवर्नमेंट कौन सी है सर? देखो कोएलिशन गवर्नमेंट कौन सी होती है, जैसे पेन ले लूं पहले तो, ये है देश, ये है इसके बीच में स्टेट। हाँ चलो मान के चलो एग्जांपल, अब जैसे 2024 में अब इलेक्शन होगा और सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें चाहिए है 273 सीट्स या 272 प्लस, तो प्लस का मतलब 273 लगा लो, 274, 300, कितने भी, 272 से ज्यादा आनी चाहिए, पर ये है 272 प्लस सीट चाहिए।
अगर मान लो किसी भी पार्टी की ना आई, बीजेपी की भी नहीं आई, कांग्रेस के भी नहीं आई, तो कई सारी पार्टियां मिलकर बात करेंगी कि वैसा करो, मैं भी समर्थन दे दूंगा, मैं भी समर्थन दे दूंगा, और फिर ये सारी मिलकर 272 प्लस पहुंच गई, उन्होंने केंद्र सरकार बना ली। जब कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन, जब गठबंधन की सरकार होगी ना तो सेंटर कम पावरफुल होगा, क्योंकि इतनी सारी पार्टी होंगी, वो ये कहेगा भाई मेरी चलाओ, वो ये कहेगा मेरे अनुसार काम करो, तीसरी पार्टी कहेगी मेरे अनुसार नहीं चलोगे तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा, समर्थन वापस लेते 272 से कम सीट होगी, सरकार गिर जाएगी। अब जैसे बीजेपी है, अकेली की इसकी 300 प्लस सीट है, तो सबसे पावरफुल है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, कोई भाग जाओ। अगर गठबंधन होगी तो हर पार्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो ये पार्टी मिलकर सरकार बनाई है, ये स्टेट की पार्टी है, कोई विदेश में से तो आई नहीं, स्टेट की छोटी छोटी पार्टी मिलकर सरकार बना रही है, तो ये स्टेट में ज्यादा पावर दे देंगी, सेंटर यहां कमजोर हो जाएगा, स्टेट पावरफुल हो जाएगा, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर होगा। भाई ये है कोएलिशन गवर्नमेंट, जब एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाए वहां वो होती है कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, एक से ज्यादा पार्टी मिलकर अगर सरकार बना रही है तो अब है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। लास्ट है भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और इंडिया में कैसा डिसेंट्रलाइजेशन है। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, हिंदी में भी लिख देता हूं, थोड़ा सा इसका नाम पढ़ने के बाद तुम्हें ज्यादा विकेंद्रीकरण। एक होता है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, एक जगह इकट्ठा कर देना, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बांट देना। समझ गए इस बात में? फेडरल सिस्टम में जरूरी नहीं है क्या, व्हाट इज अलायंस है, ये अलायंस का मतलब भी गठबंधन ही होता है, ठीक है, और कोएलिशन का मतलब भी। विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है और अलायंस की स्पेलिंग होती है भाई ये, कोएलिशन की मतलब होता है ये, ठीक है। अब विकेंद्रीकरण देखो, हमारे देश में यहां पे सेंटर है, फिर यहां स्टेट है, फिर तीसरा लेवल और है भाई लोकल गवर्नमेंट का। जब हम सेंटर से कुछ पावर लेके, कुछ स्टेट से पावर लेके, कुछ सेंटर से पावर लेके, कुछ स्टेट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो इसका मतलब होता है विकेंद्रीकरण। जब हम पावर को सेंटर से लेकर, स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो उसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। भारत में तीसरा लेवल क्यों है? देखो, भारत में तो सेंटर है, फिर स्टेट है। भारत के जो स्टेट है ना, ये अपने आप में बड़े बड़े देशों जितने बड़े हैं। हमारा यहाँ का यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, दुनिया में आधे देश हैं इनसे छोटे, पूरे देश के देश। तो सिर्फ यूपी कई देशों से बड़ा है, तो क्या फिर यूपी इतना बड़ा हो गया तो इसमें भी पावर को फिर से डिवाइड कर दिया, वो पावर दे दी भाई ग्राम पंचायतों को, लोकल गवर्नमेंट को, जिसको हम स्थानीय सरकार बोलते हैं, ठीक है। पता चल गया भाई भारत में ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि भारत के स्टेट काफी बड़े हैं, वो बड़े बड़े देशों जैसे हैं, तो सिर्फ दो जगह, दो टायर में शक्ति जो बांटी फेडरल सिस्टम के तहत, उससे काम नहीं चला। हमें कुछ पावर यहां से लेकर, सेंटर से लेकर लोकल गवर्नमेंट को देनी पड़ी। इसके पीछे एक और कारण था। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है ग्राम पंचायत, जो हम देखते हैं ग्राम पंचायत। अब मान लिया किसी कोई विलेज है, जैसे ये इसमें दिखा रखा है, अब इस विलेज के लिए काम करना है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट इस विलेज को जानती है कैसा विलेज है? ना सेंट्रल गवर्नमेंट जानती, इस विलेज को जानते हैं इस विलेज के आदमी। लोकल गवर्नमेंट जरूरी क्यों है? क्योंकि लोकल पीपल
जो लोकल गांव के जो आदमी है ना, उनको अच्छे से पता उनकी क्या प्रॉब्लम है। गांव की प्रॉब्लम गांव के लोग सुलझा सकते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं है भाई गांव की प्रॉब्लम को सोल्व करना। चलो आपस में डिस्कस मत करो भाई, यहां सुन लो ध्यान से। लोकल गवर्नमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकल लेवल पे प्रॉब्लम, लोकल आदमी है जो लोकल लेवल पे, वही अपनी समस्या समझ सकते हैं। और इससे फायदा क्या होगा, देखो जब गांव में इलेक्शन होता है ना, तो हर आदमी की 18 साल से ऊपर के की वोट है, वो वोट डालने जाएगा। कोई पंच बना है, कोई सरपंच बना है, तो जो डेमोक्रेसी होती है ना, डेमोक्रेसी का मतलब है हर व्यक्ति का शासन से जुड़ना, हर व्यक्ति की वैल्यू होना। अगर स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम किसी गांव में रहते हैं, तो उससे हमारा देखो कितना गैप है। आप सोच के देखो, आपके एमएलए या एमपी के साथ क्या रिलेशन है, या फिर आपके सीएम और पीएम के साथ क्या रिलेशन है। गांव में आप रिलेशन रखोगे अपने सरपंच के साथ। कोई छोटी समस्या है, अगर मान लिया पंचायत नहीं है, तो क्या आप सीधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, एमएलए एमपी के पास जा सकते हो? नहीं। गांव की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा सरपंच। सरपंच क्या है, आपका जानकार है, आपके इलाके का है, उसके पास जाना आपके लिए आसान है। वहां पे आप अपनी जो पावर है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनको फील कर सकते हो। जो असली डेमोक्रेसी है वो गांव से है। जब गांव का एक अनपढ़ व्यक्ति भी वोट डालेगा, उसके हक का सरपंच बनेगा, तो उसको ऐसा लगेगा भाई देश में मैं भी कुछ हूं। हर व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, हर व्यक्ति को इक्वलिटी का दर्जा देने के लिए हमने लोकल गवर्नमेंट बनाई। लोकल गवर्नमेंट में क्या है, ये आम लोगों के दिल के करीब है। आम लोग इसमें महसूस करते हैं भाई इसकी वोट दी थी ये जीत गया, इसकी वोट नहीं दी थी ये हार गया। ठीक है, एमएलए एमपी दूर की बात है, इसलिए लोकल गवर्नमेंट जरूरी है, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम्स का लोकल सॉल्यूशन होना चाहिए, और लोकल सॉल्यूशन वहां के आदमी देंगे। ठीक है, इस चीज को लेकर हमारे यहां पर कोशिश करी गई, और हमने अंततः 73rd और 74th अमेंडमेंट करे 1992 और 1993 में। 73rd करा भाई रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, 74th करा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो गांव में इलेक्शन होते हैं ना, वो 73rd अमेंडमेंट के तहत होते हैं। अब क्या हो रहे हैं, देखो अब क्या करा, डिसेंट्रलाइजेशन, हर 5 साल में इलेक्शन होगा। अब कुछ जो पावर है वो ग्राम पंचायतों को भी दे रखी है। हर गांव का हर व्यक्ति ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का सदस्य होगा। ग्राम पंचायत में एक सरपंच होगा, कुछ पंच होंगे। हर साल उनकी 2-3 मीटिंग होंगी, ताकि वो गांव से संबंधित इश्यूओं को डिस्कस कर सके। ये सारी लिखनी है भाई, भारत में डिसेंट्रलाइजेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या होता है। हर 5 साल में चुनाव होता है, हर गांव से या एक से ज्यादा गांव से सरपंच चुना जाएगा। ठीक है, हर व्यक्ति 18 साल से ऊपर का उस ग्राम सभा का सदस्य होगा। हर साल 2 से 3 मीटिंग होगी, जिसमें गांव से रिलेटेड इशू डिस्कस करे जाएंगे। साथ में इनका चुनाव करने के लिए, देखो जो स्टेट में चुनाव होते हैं एमएलए के, और जो सेंटर के लिए चुनाव होते हैं एमपी के, उनको करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इनके लिए क्या करा, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया भाई, राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया, जो अपने लोकल लेवल पे इलेक्शन करवाता है। भाई रिजर्वेशन की बात करी गई, वो देखो एससी के लिए, एसटी के लिए सीट रिजर्व है भाई लोकल लेवल पे। आप देखोगे कई बार एससी में सरपंची आई है, उस टाइम पे एससी कैंडिडेट खड़े होंगे। रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए भी है कि भाई पहले शुरुआत में था 1/3 और अब हो गया 1/2, मतलब 50% रिजर्वेशन है महिलाओं को आज के दिन, कि भाई जितने भी सरपंच खड़े होंगे उसमें से 50 महिलाएं खड़ी होनी चाहिए। महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। इससे रिजर्वेशन से क्या फायदा होगा, महिलाएं भी भाई मुख्य धारा में आई। महिलाएं जो बिल्कुल घर में थी, अब वो भी बाहर निकल रही हैं। जो SC ST जो हमेशा से पिछड़े दबे थे,
वो भी मुख्य धारा में आ रहे हैं, वो भी प्रशासन का हिस्सा बन रहे हैं, वो भी सरपंच पंच बन रहे हैं। इसके लिए अलग से भाई फाइनेंस कमीशन बना, जो इनके फाइनेंस का ध्यान रखता है। जो ग्राम पंचायत है ना भाई, इनके लिए पैसे के लिए भी फाइनेंस कमीशन है, जो इनको पैसा देता है। कुछ पैसा तो पक्का आना है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते, वो यहां आएगा। इनके अपने रिवेन्यू के भी कुछ सोर्सेज हैं अलग, जिससे थोड़ा बहुत अपना रिवेन्यू भी कर लेते हैं। हाँ, पर फिर भी ये पूरी तरीके से जो जैसा होना चाहिए, जैसा गांधी जी चाहते थे, वैसा नहीं है। क्योंकि स्टेट ने गांव को, ग्रामीण जो ये गवर्नेंस है रूरल, इनको इतनी पावर नहीं दे रखी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का पता चलेगा भी, सेंटर और स्टेट से पावर लेकर लोकल को, तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम कर रहे हैं एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। इंडिया का जिक्र कर रहे हैं भाई। इंडिया में 73rd अमेंडमेंट के तहत जो 1992 में हुए थे, हर 5 साल में चुनाव होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। बाकी जो एमएलए और एमपी का चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई फाइनेंस कमीशन बनेगा हर 5 साल में, वो उनके फाइनेंस का प्रबंध करेगा। रिजर्वेशन SC/SC और महिलाओं को, इस रिजर्वेशन का क्या फायदा होगा? वुमेन्स को भी कुछ राइट्स मिले, मुख्य धारा से जुड़ी, डेमोक्रेसी से जुड़ी, SC/ST के लिए भी फायदा होगा। ठीक है, भारत में ये है डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर अर्बन एरिया की बात करोगे ना तुम, अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र में, तो वहां पे ब्लॉक समिति, नहीं सॉरी, अर्बन में जैसे ये है मेयर, सुना? मेयर, शहर में मेयर बनते हैं। जैसे गांव में क्या है, एक तो ये पंच सरपंच हो गए, फिर इधर 2-3 गांव मिलकर एक ब्लॉक समिति बनेगी, ब्लॉक कमेटी। ब्लॉक कमेटी के बाद बनेंगे जिला पार्षद। जिला पार्षद जो कई गांव के 10, 12, 15 गांव से एक आदमी बनेगा। फिर पूरे उस जिला पार्षद का चेयरमैन, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव हैं उनका सबसे बड़ा जो पदाधिकारी होगा वो होगा जिला पार्षद का चेयरमैन, जिला परिषद का चेयरमैन। और जो ये गांव में बनते हैं 10-12 गांव में, उनको जिला पार्षद बोला जाता है और उसको चेयरमैन बोला जाता है। जो अर्बन स्टेट में बनेंगे, अर्बन एरिया में जैसे किसी शहर में बनेंगे, उनको जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल जैसे कोई शहर है ना बड़ा, उसको बोला जाता है म्युनिसिपल। वहां पे जो अधिकारी जो चुन के आएगा उसको मेयर बोला जाता है। ठीक है, तो ये है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भाई पावर को स्टेट और सेंटर से लेकर लोकल लेवल पे शिफ्ट कर देना। कहीं पे ये 16 गांव का भी बनता, भाई कहीं पे 13 का भी बनता, कहीं पे 15 का भी, पॉपुलेशन के हिसाब से है। अगर बड़े बड़े गांव है तो 10 का भी बन जाएगा, छोटे गांव है तो 15-20 तक भी हो सकता है। फिक्स नहीं है कि भाई 16 गांव का ही होगा। क्लियर है ये बात? और पूरे जिले के जितने गांव हैं उनमें जो सबसे ऊपर है, कई सारे जिला पार्षद बन के आएंगे, फिर उनमें से एक जिला परिषद का चेयरमैन होगा। गांव में पंच और सरपंच वे गांव के ऐड हो गए। इधर ब्लॉक में ब्लॉक समिति का मेंबर बनेगा। उधर अगर जिले गांव में करें तो 10-12 गांव से ये बता दिया जो जिला पार्षद। फिर पूरे शहर के जो जिला पार्षद है उनमें से एक जिला परिषद का चेयरमैन। ठीक है। हाँ, जो म्युनिसिपल है, जो बड़े शहर हैं जैसे सोनीपत, उसमें मेयर बनेगा। ये अर्बन एरिया के लिए है। ऐसा ही यहाँ है, यहाँ भी 5 साल के लिए चुनाव है, यहाँ भी रिजर्वेशन है। रूरल में तो था ही, जो रूरल में है वो सेम का सेम अर्बन में भी है। तो है ना भारत में भी डिसेंट्रलाइजेशन तीसरे लोकल लेवल पे। ये था ये कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आंसर थे, इनको लिखना है। नोट्स में सब ने लिख रखे हैं भाई, समझा अब दिए हैं, क्योंकि अब इतना समय नहीं है पेपर में भाई सारी चीजें लिखोगे। अब मैं समझा सकता हूं बस। अगर मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है? अगर सबको समझ में आया है तो एक बार लिख दो यस सर। मेरी तरफ से चैप्टर होगा कंप्लीट। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको परसों लाइव, ध्यान रखना भाई, शुरुआत से ही आ जाया करो। अब इतना समय स्कूलों में पॉसिबल नहीं होता देना, तो इसलिए ये कोशिश कर रखा है। क्या
अरे इसमें स्कूल स्कूल का क्यों जिक्र कर रहे हो? अगर स्कूल में आना है तो काम होगा वहां भी, वहां कोई दूसरा सब्जेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई दूसरा सब्जेक्ट हो रहा है, बट फिर भी मर्जी है भाई, घर पे पढ़ने की हिम्मत हो तो वो देख लेना, या फिर स्कूल डिसाइड करेगा, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। आओगे तो फायदा होगा, इतना मैं कह सकता हूँ बस। एक बार ये बता दो, सारी समझ में आ गया पूरा चैप्टर? नोट्स में इसके आंसर दे रखे हैं सबके, उन आंसर की भाषा अपनी लिख लेनी है, जो भी लैंग्वेज में लिखना समझा दिया है, एक बार पढ़ कर देख लो, सारी सारी क्लियर हो जाएगी 100%। देखो इतना सारा सिस्टम बस आप लोगों के लिए कर रखा है ये, तो बताओ होगा भाई क्लियर? थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। क्या दवाई ले लो सर, आपकी खांसी हो रही है? चलो लेता हूं अब। अगर बहुत अच्छे से समझ में आया तो लाइक कर दो, उसमें लाइक तो कर दियो वीडियो को, इतनी कमेंट तो कर दी, लाइक करो भाई सारे। और इसके अलावा देखो फेसबुक वगैरह पर कहीं पर शेयर होती हो तो उसको शेयर भी कर दिया करो। मैं इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत हेल्प करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है? बाकी बार बार ये रिक्वेस्ट करने में थोड़ी आओ शर्म, पर फिर भी मैंने कर दी है, ठीक है? समझ में आ गया ना ये सारा? फिर चलें, गुड नाइट, खाना वगैरह खा लूं मैं, सोनीपत जाना, फिर उसके बाद सोनीपत तो मैं हूँ, वहां पे जाना अपने ठिकाने पे, तुम सबको पता कहाँ जाना है, और फिर जाके खाना खाना है, ठीक है? तो मेरी तरफ से होगा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।